एपिसोड 252 मेफोल्क्स टीयर्स। किंग अचानक नील की तरफ पलटता है, जिसके एक्सप्रेशन कठोर हो गए थे। नील बोलता है, लीडर? किंग बोलता है, वो तुम ही हो जो हिना को वापस लेकर आए हो। तुम ही उसके साथ सबसे पहले मीटिंग करोगे। ये सुनकर नील की पूंछ कड़क हो जाती है और उसकी आंखें भी चौड़ी हो जाती हैं। उससे अपने होश में आने में थोड़ा समय लगा। उसके दिल में बहुत उत्सुकता जागने लगी थी। फिर वो जोर से अपनी पूंछ हिलाने लगता है। नील बोलता है, हिना? उसकी आंखें टिमटिमाती हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उसके चेहरे पर होकर नीचे गिर रहे थे। निया गंभीरता से नील का चेहरा देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में रो रहा है या नहीं। समुद्र में अगर कोई रोता है तो क्या उसके आंसू भी गिरते होंगे? जब वो ये सब सोच रही थी, इतने में नील के आंसुओं से पारदर्शी क्रिस्टल बन जाता है। निया का चौड़ा मुंह खुल जाता है। तो वो बात सही थी कि मेफोल के आंसुओं से मोती बनते हैं। निया ने उसे बहुत देख लिया था। वो उसे सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, भाग जाओ। अगर ये सब नील के लिए नहीं होता तो फिर निया को धमकी क्यों मिलती? वैसे भी निया के अपने अलग मकसद हैं और जब तक वो उन्हें पूरा नहीं कर लेती है तब तक तो उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। नील इतना ज्यादा उत्सुक हो गया था कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो बबल से टिककर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी किंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। नील तुरंत ही वहां से निकल जाता है। समुद्र के तल में रोशनी इतनी कम थी कि इंसान की आंख से तो वहां कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। निया एकदम अंधेरे में डूब गई थी। फिर जब वो कई मछलियों को और पौधों को देखती है जो रोशनी दे रहे थे। समुद्र में रहने वाले सभी जीव बहुत ही सुंदर थे। वो लोग फ्लोरेसेंट लाइट छोड़ रहे थे। निया को बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो उस सुंदर नजारे की तारीफ करती है। थोड़ी ही देर में उस चट्टान की तरफ एक मछलियों का झुंड आता है और उनके साथ ही किंग भी हाथ में बबल लेकर आ जाता है। दूसरे मेफोल्क्स कुछ दूरी पर थे। वो लोग अंदर आकर देख रहे थे। नील सोचता है कि अब उसे भी मीटिंग करने का हक है। वो भी उनके पीछे आ जाता है। किंग अचानक पीछे देखता है तो नील वहीं रुक जाता है। फिर वो बोलता है, तुमने पहले मुझे ही मीटिंग करने का हक दे दिया है। किंग बोलता है, लड़की को अपने बच्चों को खिलाने के लिए जमीन से बहुत सारा खाना चाहिए होता है। जाओ पहले खाना लेकर आओ। नील सांस छोड़ता है। फिर वो बोलता है, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। हिना, तुम्हें कौन सा खाना पसंद है? निया बोलती है, कुछ भी चलेगा। वैसे उसे दिख रहा था कि उनकी बातों को सुनकर भी उसे समझ में आ गया था कि थोड़ी देर में वो किंग के साथ अकेले ही रहने वाली है। फिर किंग निया की तरफ निर्दयता से देखता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले नागाल देखता था। वो डर जाती है। फिर निया बोलती है, जो भी करना है जल्दी करो। नील हाँ बोलता है और उत्सुक होते हुए वहां से निकल जाता है। अब वहां बिल्कुल शांति हो जाती है और निया अपना थूक अंदर उतारती है। वहां का माहौल इतना शांत हो गया था कि उसके थूक उतारने की आवाज भी सुनाई दे जाती है। थोड़ी ही देर में उसके आगे जरा सी रोशनी की किरण दिखाई देती है। निया बबल का सहारा ले लेती है और अपनी पलकें झपकाती है। फिर उसे अचानक पता चलता है कि वो तो एक गुफा है। किंग बोलता है, ये वो जगह है जहाँ आज से तुम रहोगी। उस गुफा में बिल्कुल पानी नहीं है और उसकी दीवार पर चमकीले मोती लगे हुए थे, जिसकी वजह से वहां थोड़ी लाइट थी। फिर जिस बबल में निया थी, किंग उसे अंदर ढकेल देता है। फिर निया अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है। किंग को थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना था। जिस बबल में से निया बाहर नहीं आ पा रही थी, वो बबल थोड़ी देर में आटे जितना नरम हो जाता है और निया आसानी से बाहर निकल आती है। निया को इसके पहले का एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ने से पहले गिर जाती है। उसे इतना दर्द होता है कि वो हांफने लगती है। उसने अपनी चोट देखने से पहले बच्चों को देखा। कब्ज निया की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे रोते हैं। लगता है कि उन्हें चोट नहीं लगी थी। फिर निया अपने सर पर रगड़ती है। उसके कंधे भी दर्द कर रहे थे। फिर किंग भी अंदर आ जाता है और उसे ऐसे देखता है जैसे वो किसी चीज को देख रहा हो। किंग बोलता है, अब आगे से तुम हमारे गांव की लड़की ही बनकर रहोगी। यहाँ आराम से रहना और जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते
तब तक हम उनका ध्यान रखेंगे। निया किंग की तरफ देखकर बोलती है। क्यों? निया को लगता है कि जिस तरह से वो खड़ी उससे वो थोड़ी कमजोर लग रही है, इसीलिए वो दर्द सहन करते हुए ठीक से खड़ी हो जाती है। निया पूछती है, तुम्हारे ट्राइब की लड़की 10 साल पहले यहाँ से भाग चुकी थी, उसके बाद से आज तक तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली और तुम आज इतने सालों बाद मुझे लाए हो। किंग बोलता है, वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं और चीजें फैल चुकी हैं। अगर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे तो फिर हम बात किस तरह से संभालते। किंग अपनी बातों को बड़ी आसानी से रखते हैं और निया को देखते हैं। अब आखिरकार उनकी आंखों में इमोशंस दिखाई देने लगते हैं। वो बोलता है, हमारी प्रजाति जमीन पर रहने वाले पशु मानवों से अलग होती है। हमारे पूरे गांव में सिर्फ एक ही लड़की होती है। अगर लड़की वहां से चली जाती है तो हम लोगों का सफाया हो जाता है, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ रुक जाओ। किंग की आवाज में थोड़ी प्रार्थना झलक रही थी। अगर तुम यहाँ रुक जाती हो तो हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। निया आश्चर्यचकित हो जाती है, यहाँ पर इतने सारे मेयफोल्क्स हैं, क्या ये सब हिना के पति थे? वो एक पल के लिए सोचती है कि जमीन पर तो इसकी तुलना में थोड़ी सी भी पॉलीएंड्री नहीं होती है। वो एक पल के लिए सोचती है कि जमीन पर तो इसकी तुलना में थोड़ी सी भी पॉलीएंड्री नहीं होती है। पहले तो उसके मन में आया कि उसे इन लोगों को बता देना चाहिए कि हिना तो पशु नगर में है। फिर उसे समझ में आता है कि निया को समुद्र में क्यों नहीं रहना है। अगर उसके कहने पर वो लोग हिना को यहाँ ले आए तो ये बात तो फैल ही जाएगी कि वो नागाल ही था जो हिना को उठाकर ले गया था। जब पूरी दुश्मनी खुलेगी तो परेशानियां बढ़ेंगी। शायद फिर उन लोगों को समुद्र से नमक भी ना मिले। इससे तो अच्छा है कि वो अकेले ही समुद्र में रहे। लेकिन अगर मेरी इच्छा ना हो तो? जब निया किंग की तरफ देखती है तो उसे उनका दर्द याद आ जाता है। फिर वो उसे छुपाने के लिए नकली खांसने लगती है और बोलती है, मेरा साथी मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें तो पता ही है कि जब हमारा साथी हमसे दूर चला जाता है तो हमें कैसा लगता है। तुम दूसरों को भी उसी दर्द से गुजरने दोगे, है ना? किंग बोलता है, तुम एक लड़की पैदा करके यहाँ से जा सकती हो। मुझे इतना तो पता है कि तुम जमीन पर रहने वाली लड़की किसी भी उम्र में बच्चों को जन्म दे सकती हो। फिर तो तुम्हें तुम्हारे साथी के पास जाने का मौका भी मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हारा स्वागत है। निया चुप हो जाती है। वो सोचती है, वैसे भी मैं अपनी बच्ची को इन सब में नहीं डाल सकती हूँ। निया पूछती है, फिर तुम्हारा क्या? अगर हिना वापस लौट आएगी तो मेरा क्या करोगे? किंग मुस्कुराता है। वो बोलता है, हिना को ढूंढ दो या फिर मर जाओ। किंग का झूठ भले ही दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन खुद को नहीं। उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हिना को छीनने वाला आदमी कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो कभी भी एक पल में इस गुफा तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक कि हिना जोर जोर से मदद के लिए आवाज न लगाए। आदमी कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो अपनी फीमेल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता है। निया को समझ नहीं आ रहा था कि किंग की आवाज इतनी गहरी होगी कि उसमें निया को उसकी नफरत के बारे में पता चल गया। क्या आदमी औरत से नफरत भी करते हैं? उसने हमेशा देखा था कि आदमी अपनी फीमेल को बिगाड़ कर रखता है, जमीन पर भी और समुद्र में भी। उसने पहले कभी भी किसी आदमी को फीमेल से नफरत करते हुए नहीं देखा। निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो सही सोच रही है या नहीं। किंग वापस शांत हो जाता है और निया को बोलता है, अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो मैं उसके साथ यहाँ पर रह लूंगा और तुम अगर चाहो तो तुम जा सकती हो। मर्जी तुम्हारी होगी। अगर मेयरफोल की नजर से देखो तो ये सौदा अच्छा रहेगा, लेकिन ये कितना भी अच्छा सौदा हो फिर भी निया इसे नहीं करना चाहती थी। नील की आवाज आती है, हिना, मैं वापस आ गया। थोड़ी देर बाद वो गुफा के बाहर नजर आता है। किंग की नजर निया और नील के बीच घूमती है। फिर वो बोलता है, नील हमारे गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। तुम दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो बिना हिचकिचाए वहां से निकल जाता है। तुरंत ही निया की सांसें ठीक से चलने लगती हैं। उस दिन नील को पहली बार लगा कि उनका लीडर थोड़ा अच्छा है। नील बोलता है, ना, मैंने तुम्हारे लिए मछली पकड़ी है। पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं। तुमने इन्हें बहुत पहले खाया होगा। नील एक शेल लेकर आया था जिस पर निया के लिए मछली रखी हुई थी। वो फिश डार्क ग्रे रंग की थी और उस पर सफेद पट्टियां बनी हुई थी। निया उत्सुकता से उसकी तरफ देखती और बोलती है,
तुम मुझे निया बोलो। नील थोड़ा परेशान होकर बोलता है, तुमने अपना नाम बदल लिया? लेकिन फिर वो अपनी भावनाओं को दबा लेता है। उस मछली के सारे अंग निकाल दिए गए थे और फिर नील उसके नाखून से टुकड़े कर देता है। फिर वो निया को देते हुए बोलता है, लो चख कर देखो। निया उसका हाथ दूर करते हुए बोलती है, मुझे ये पकाकर खाना अच्छा लगता है। इसे बाहर ले जाओ और मेरे साथी से कहो कि वो पकाकर तुम्हें देगा। उसका नाम जिराज है। उसे बोलना कि निया ठीक है और उनके तीनों कब्ज बिल्लू, शेरू और टोनी भी ठीक हैं। निया बच्चों के नाम पर ज्यादा जोर देती है। उन कब्ज को मछली की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वो नील के हाथों में पकड़ी हुई शेल देखने लगते हैं। नील उनकी तरफ देखता है, उसे वो काफी अच्छे लगते हैं। वो पूछता है, क्या इनके नाम बिल्लू, शेरू और टोनी हैं? फिर इनमें से कौन बिल्लू है, कौन शेरू है? एपिसोड 253 When did नागाल become 3? निया अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो धैर्य खोने का बहाना करते हुए बोलती है, जल्दी जाओ, मुझे भूख लग रही है। इन कप्स को भी थोड़ी देर में भूख लगना शुरू हो जाएगी। जिराज को भी इस चेंज से शायद कुछ समझ में आ जाए। वो बहुत चिंता कर रहा होगा और निया को उसे जल्दी से सूचना पहुंचानी होगी। नील तुरंत ही बोलता है, मुझे पता है आग कैसे जलाते हैं। मैं बहुत समय से मीट रोस्ट करना भी सीख रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए रोस्ट कर देता हूँ। निया बोलती है, तुमसे रोस्ट कौन करवाना चाहता है? मैं सिर्फ जिराज के हाथ का ही खाना खाती हूँ। तुम्हें मेरे लिए उसे सूचना देनी ही होगी। नील सीधी बात करने वाली मछली था। वो बोलता है, ठीक है फिर। उसकी बात पर सहमति देकर फिर नील खाना लेकर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलने वाला था तब उसे कुछ अजीब घटना महसूस होती है। आसमान में बहुत सारे मोर मंडरा रहे थे। नील को बहुत अजीब लगता है। वो सोच रहा था कि मोर ने कब से मछलियां खाना शुरू कर दिया है। जिराज अभी भी समुद्र में ही तैर रहा था। जब वो नील को देखता है तो दहाड़ना शुरू कर देता है। कुल 10 मोर आकर नील को चोंच मार देते हैं। उनमें से एक बिना पंखों वाला मयूर भी था। जिराज भी अपने पैर हिलाकर आगे बढ़ता है। इस समय पर नील को समझ में आ गया था कि बात क्या है। वो खाना ऊपर उठाकर बोलता है, निया ने मुझे कहा है कि मैं तुमसे खाना बनवा कर लाऊं, लेकिन अगर तुम लोग ऐसे ही करने वाले हो तो मैं नीचे चला जाऊंगा। नील की बात सुनकर जिराज तुरंत ही इंसान बन जाता है। वो बोलता है, सभी लोग दूर हो जाओ। मयूर नील की तरफ देखता है और फिर सभी मोर पीछे हो जाते हैं। जिराज बोलता है, निया कहाँ है? उसे जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। जिराज देखता है कि निया उसके साथ नहीं है, तो अगर वो इस मेफोल को मार भी देता है तो उसे निया नहीं मिल पाएगी। अभी उसे शांति से ही बात करनी चाहिए। नील जिराज की छानबीन करता है। वो जानना चाहता था कि निया को उनका कौन सा अंग इतना पसंद है। वो बोलता है, तुम्हारा ही नाम जिराज है ना? निया ने तुम्हें ही मछली पकाने को कहा है। अचानक विषय बदल जाने से जिराज को उलझन हो जाती है कि वो उसे क्या जवाब दे। इस समय निया को खाने की चिंता क्यों है? वो शायद बच्चों के लिए कर रही होगी। जिराज बोलता है, उसे वापस मुझे लौटा दो, मैं उसके लिए बहुत सारा अच्छा खाना बना दूंगा। नील मुस्कुराता है और फिर खाने वाली शेल को पानी में रखकर जिराज की तरफ ढकेल देता है। नील बोलता है, निया पहले से ही हम मेफोल्स की है, लेकिन मुझे तुम्हारी उपस्थिति से कोई भी परेशानी नहीं है। जल्दी से मछली पकाकर ले आओ। अगर निया और बच्चे भूखे रह जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। नील अचानक बच्चों के बारे में सोचता है और बोलता है, ओह, उसने मुझे तुम्हें बोलने को कहा था कि ना, गा और ल ठीक है। उनको पानी के अंदर का वर्ल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जिराज की आंखें घूम जाती हैं। ये नागाल 3 कब से हो गया? 1 मिनट, नागाल समुद्र में ही है और जब तक निया वहां है वो नागाल को ढूंढना चाहती थी। लेकिन तुम जो ना, गा और ल मेरे बच्चों को बोल रहे हो? नील उसको अजीब तरीके से देखता है। नहीं तो? वो जोर जोर से हंसने लगता है। निया भी ना गुस्ताख ही है। इतनी मूर्खता के बाद जिराज अब शांत हो जाता है। फिर वो मछली लेकर किनारे पर आ जाता है। कुछ भी हो, लेकिन उसे निया का पेट अच्छे से भरना ही होगा। वो पहले ही समुद्र के तल में थी और वो कुछ भी कर ले लेकिन नीचे नहीं जा सकता है। वो अब सिर्फ नागाल पर ही आश्रित रह सकता है। वो मछली जल्द ही पक जाती है और वो जल्दी से मछली का सूप भी बना देता है।
फिर वो खाना नील को दे देता है जो कि पानी में था। नील पानी में डूबे हुए खाने को देखता है और मुंह बनाता है। नील बोलता है, तुमने खाने में इतना सारा पानी मिला दिया है, अब निया क्या खाएगी? जिरास गुस्से से लेकिन गर्व के साथ बोलता है, मेरी निया को खाना ऐसा ही पसंद है। फिर नील उस खाने को अजीब तरीके से देखता है और पत्थर से ढक के ले जाता है। फिर जिरास नील को समुद्र में जाते हुए देखता है। उसके बाद वो समुद्र को देखने लगता है। बहुत देर वो उधर ही देखता रहा। मयूर ऊपर से आता है और छपाक की आवाज के साथ पानी पर उतर जाता है। मयूर बोलता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? जो भी बाहर आता है हम लोग उन सबको मार डालते। उनकी निया को उठाकर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? आगे से कभी भी हम उन लोगों को किनारे पर आने ही नहीं देंगे। जिरास बोलता है, उसको मारने से क्या फर्क पड़ता? निया तो फिर भी हमारे पास नहीं आती। फिर जिरास उसकी तरफ देखकर बोलता है, आज के लिए थैंक यू। मयूर जवाब देता है, मैं निया का प्रेमी हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं भी बुलाते तो भी मैं आ जाता। जिरास किनारे की तरफ तैरते हुए बोलता है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने पक्षी अपने साथ लेकर चले जाओ। मयूर उत्सुक होकर पूछता है, तुम्हें कोई रास्ता मिल गया? वो अपना हाथ हिलाते हुए जिरास का पीछा करने लगता है। फिर मयूर आगे पूछता है, जल्दी बताओ ना। अब जिरास उस पर ध्यान ही नहीं देता है और किनारे पर निकल जाता है। फिर वो किनारे पर बैठ जाता है। समुद्र के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी कम था। शुरू में तो निया उसे सहन कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय निकला वो कांपने लगती है। फिर वो सामने रखे हुए रंग बिरंगे कपड़े देखती है और उन्हें पहन लेती है। वो कब्ज गुफा में इधर उधर देखकर सूंघने लगते हैं। फिर वो लोग बहुत सारे कोनों में पी कर देते हैं। निया का वहाँ हमेशा के लिए रहने का इरादा तो था नहीं, इसीलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। नील अपने हाथ में सफेद गेंद लेकर वापस आ जाता है। निया उसे देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से खड़े होकर पूछती है, क्या तुमने जिरास को देखा? कैसा है वो? नील बोलता है, वो ठीक है, बल्कि वो मोरों के झुंड को भी मेरे ऊपर हमला करने के लिए लेकर आया था। वो बोलते समय नील के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। नील का उस पर ध्यान देने का कोई मूड नहीं था। फिर निया पूछती है, उसने क्या कहा? क्या तुमने उसे ना, गा और ला के बारे में बताया? फिर जब नील देखता है कि उसके गुस्से से निया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो नॉर्मल टोन में आ जाता है। वो बोलता है, हाँ मैंने बोला, लेकिन वो पूछ रहा था कि क्या ना, गा और ला मेरे कब्ज हैं? वो अपने बच्चों के नाम तक भूल गया। ये तो बहुत ही बुरी बात है। निया खुद को रोक नहीं पाती और जोर से हंसने लगती है, जिससे नील का और भी ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। नील बोलता है, तुम किस बात पर हंस रही हो? उसे अचानक लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है और वो शक की निगाहों से निया को देखने लगता है। निया पूछती है, तुमने ये अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है? ये पारदर्शी क्यों नहीं है? नील बोलता है, ये सब तुम्हारा खाना है, इसमें स्टीम बन गई है। फिर वो बबल को पोक करके खोल देता है। उसमें से मछली की खुशबू दूर तक फैलने लगती है। कब्ज भी उस खुशबू को सूंघकर नाक सिकोड़ते हुए वहाँ दौड़ते हुए आ जाते हैं। वो लोग म्याऊं म्याऊं करके बेशर्मों की तरह खाना मांग रहे थे। निया बोलती है, तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, शायद तुम लोग कल वाला सबक भूल चुके हो। फिर वो मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े बड़े वाले कप को झटका दे देती है। फिर वो सूप पीने के लिए स्टोन बोल उठा लेती है। वो सूप समुद्र में होते हुए आया था और उसके लिए तापमान भी बिल्कुल ठीक था, इसीलिए निया उसे उठाकर बिना रुके पी जाती है। जब नील उसे खाना खाते हुए देखता है तो पता नहीं क्यों उसे संतुष्टि महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने भी खाना खा लिया था। फिर निया उसकी तरफ देखती है और उसके करीब आकर पूछती है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? नील बिना पूछे ही मान जाता है, बिल्कुल, क्या मदद चाहिए? फिर वो तुम मुझ पर छोड़ दो। निया खुश होकर बोलती है, मेरे लिए एक सांप ढूंढ कर लाओ। फिर वो अपना लेफ्ट पैर शिफ्ट करती है। फिर उस पर बना नाग का टैटू दिखाती है। ये मेरा साथी है, ऐसा लगता है कि वो समुद्र में गिर गया है और यहीं कहीं आसपास ही है। नील वो नहीं चाहता था, ये निया का दूसरा साथी था। नील जलते हुए पूछता है, तुम्हारे जमीन पर कितने साथी हैं? निया बोलती है, सिर्फ 2 ही हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी है या नहीं? मुझे बता दो। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो मैं किंग को बुला लेती हूँ। निया उसको झांसा देने की कोशिश कर रही थी। वो कभी भी किंग को ऐसी मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती है। नील उसके जाल में फंस जाता है और बोलता है, उन्हें मत बताओ,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसा दिखता है? समुद्र में तो बहुत सारे नाग होंगे। वो कितना लंबा है? उसका रंग कैसा है? और उस पर कैसी प्रिंट है? निया सांस छोड़ती है। जैसा उसने सोचा था ये उससे भी आसान था। वो बहुत अच्छा था। निया बोलती है, शायद उसकी लंबाई 2 गुफाओं के बराबर है और वो इतना मोटा है। निया उसकी मोटाई बताने के लिए अपने हाथों से इशारा करती है। फिर वो आगे बताती है, उसकी लाल आंखें हैं। जब वो इंसान बन जाता है तो उसके बाल लाल होते हैं। हाँ, अच्छा, वो एक 4 स्ट्राइप पशु मानव है। वो सुनकर नील की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है। 4 स्ट्राइप पशु मानव? उनके पूरे गांव में सिर्फ एक ही 4 स्ट्राइप पशु मानव था और ऐसा कहा जाता है कि जमीन पर भी ज्यादा 4 स्ट्राइप पशु मानव नहीं है। फिर निया उसके हाथ पर मारते हुए बोलती है, श्श, धीरे बोलो। फिर वो माफी मांगते हुए अपना हाथ पीछे कर लेती है। मुझे माफ कर दो। नील आधे दिल से बोलता है, मुझे नहीं लगी है। वो खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था। अगर कहीं उसने नाग पशु मानव को ढूंढ लिया और वो निया को उनसे छीन कर ले गया तो क्या उनका लीडर उस नाग को हरा पाएगा? फिर उसे अचानक ख्याल आता है कि वो नाग तो अकेला रहता है और मेफोल्क तो इतने सारे हैं। ये सोचकर उसे थोड़ी शांति मिलती है। नील बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। निया बोलती है, 1 मिनट रुको। नील पलटकर उसकी तरफ देखता है। अनजाने में वो अपनी परफेक्ट साइड दिखा देता है। कोई नील को किसी भी एंगल से देख ले, लेकिन वो हर तरफ से भगवान की तरह सुंदर दिखाई देता है। निया उसे देखकर फिर घबरा जाती है। मेफोल्क्स सच में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। निया बोलती है, जब तुम उसे ढूंढ कर लाओगे तो फिर मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। वो उसे हिना के बारे में बता देगी। अगर नागाल को ढूंढने के चक्कर में पूरे मेफोल्क्स का गांव भी उन पर हमला कर दे तो भी कोई बात नहीं। इतना बोलकर वो बोल ऊपर रख देती है और सूप पीने लगती है। नील खुश होकर पूछता है, मीटिंग? ये सुनकर निया का सूप मुंह से निकलकर फिर बोल में आ जाता है। फिर वो अपने मुंह को ढक लेती है और जोर से खांसने लगती है। नील उसकी पीठ थपथपाने के लिए आगे आता है। वो उसकी चिंता करके ही आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका ध्यान निया की स्मूथ स्किन पर चला जाता है। निया की स्किन सिल्क के कपड़े से भी स्मूथ थी। इसके बारे में उसने पहले कभी किसी को बोलते हुए क्यों नहीं सुना? वो तो उसके साथ पहले मीटिंग कर चुके हैं। उन्होंने जानबूझकर ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी वजह से प्रतियोगिता और भी बढ़ जाएगी। निया कुछ देर तक खांसने के बाद ठीक हो जाती है। फिर वो चिढ़ से अपना हाथ हिलाते हुए बोलती है, ये काफी हो गया, अब तुम जा सकते हो। बाद में तुम्हें सब पता चल जाएगा। नील मुस्कुराता है और फिर तैरते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। निया को अपना लक्ष्य मिल चुका था। अब उसे शांति महसूस हो रही थी। वो खाने का पूरा बोल खत्म कर देती है। कब्ज को खाना नहीं मिलता है, उन्हें बस उसकी खुशबू ही मिलती है। इसीलिए वो सभी भूखे थे। वो निया के आसपास भीड़ कर लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर निया बहुत प्यार से बोलती है, तुम लोग अच्छे से रहो, मम्मी तुम्हें थोड़ी देर बाद खाना खिलाएगी। उसके बाद वो कब्ज को हाथ में उठा लेती है। वो गुफा के दरवाजे की तरफ पीठ करके अपने कपड़े नीचे कर देती है। इतने बड़े गहरे समुद्र में कुछ मेफोल्क्स इकट्ठा हो जाते हैं। नील उनके सामने खड़े होकर बोलता है, चलो नाग को ढूंढो। वो 4 स्ट्राइप पशु मानव है। अगर तुम्हें कोई खबर मिलती है तो पहले मुझे बताना, क्योंकि जो भी बड़े मेफोल्क्स हैं जिन्हें मीटिंग का हक है, अभी वो लोग सभी किनारे पर गए हुए हैं। अब किंग के बाद ताकत में अगला नंबर नील का ही आता है, इसीलिए अभी उसमें पूरे गांव को कंट्रोल में करने की हिम्मत है। बाकी लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। एपिसोड 254 आई वॉन्ट टू सी निया। नील आराम से वापस से गुफा में आ जाता है। निया बच्चों को दूध पिला रही थी। जब निया के कंधे पर ठंडे बाल गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां कोई है और वो चौंक जाती है। वो तुरंत ही अपने कपड़े ठीक कर लेती है, लेकिन वो कब्ज हटने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ का कंधा दिखाई दे रहा था। नील अपनी आंखें चौड़ी करके पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? निया गुस्से में उसकी तरफ पीठ घुमा लेती है। वो बोलती है, तुम नाग को ढूंढने के लिए बाहर नहीं गए? तुम वापस क्यों आ गए? नील बोलता है, मैंने गांव के बाकी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया है। जब तक वो नाग इस समुद्र में है, तब तक अगर वो मिट्टी में भी गड़ गया होगा तो मैं उसे खोज कर ले आऊंगा।
निया का चेहरा साफ हो जाता है। वो मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू। फिर नील बोलता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अभी क्या कर रही थी? तुम उन्हें खुद को काटने क्यों दे रही थी? क्या ये ज्यादा शैतान है? निया का चेहरा लाल हो जाता है। वो नील को इस बारे में कैसे बता सकती है? निया बोलती है, मैं बच्चों को दूध पिला रही थी। जमीन पर कुछ पशु मानव ऐसा करते हैं। नील अपना चेहरा ऐसे हिलाता है जैसे उसने कोई नई चीज सीखी है। वो बोलता है, तो लड़कियों में ये चीज भी होती है? निया हंसने लगती है। नील पूछता है, तो ये नाग पशु मानव ही था जिसने तुम्हें यहाँ से चुराया था, है ना? नील उसकी पीठ की तरफ देखकर पूछता है। निया जानती थी कि नील को ये शक जरूर होगा। वो उसे जवाब देती है, ये उसने नहीं किया था। वैसे ये सच था कि हिना को नागाल ने ही चुराया था और निया को भी पहले नागाल ही उठाकर ले गया था, लेकिन उसने निया को समुद्र से नहीं चुराया था। इसीलिए वो इतनी हिम्मत से मना कर रही थी। नील बोलता है, तुम्हारा साथी पानी में इतनी देर तक रह सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये उसने नहीं किया है तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? नील की ये बात निया की रिक्वेस्ट मानने के बाद समझ में आई थी। वो आगे बोलता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर मैंने तुमसे वादा किया है तो फिर मैं उसे जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें चुराने वाला वही होगा तो फिर अगर मैं उसे नहीं भी ढूंढूंगा तो भी वो फिर से तुम्हें चुराने यहाँ जरूर पहुंच जाएगा। निया मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटती है, थैंक यू, तुम एक अच्छे लड़के हो। नील भी सहमति में अपना सर हिला देता है। वो बोलता है, तो फिर तुम मुझे आगे जरूर बुलाना और सबसे ज्यादा अंडे भी मेरे लिए ही देना। निया चुप हो जाती है। पहले नील ने उसके दिल को छू लिया था, लेकिन ये बात सुनकर उसका ये इमोशन तुरंत ही खत्म हो जाता है। नील आगे बोलता है, किंग अब बूढ़ा हो चुका है और तुमने पहले उसके लिए बहुत सारे मेफोल्स के अंडे दिए थे। अब तुम्हें मेरे जैसे किसी जवान लड़के को पसंद करना चाहिए। निया फिर से चुपचाप अपना सर घुमा लेती है। इतना सब कुछ बोलने के बाद लग रहा था कि उसने सिर्फ आखिरी लाइन पर ही जोर दिया था। मेफोल्क लड़कियां पुराने जमाने के राजाओं से भी ज्यादा अच्छी दिखाई देती थी। निया खुद के गालों को ही पिंच करती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। शांत रहो, हंसो मत। वो किसी भी आदमी के सामने बच्चों को दूध पिलाने में कंफर्टेबल फील नहीं करती है। वो नील को फिर से किनारे पर जाकर जिराफ से खाना पकवाकर मंगवाती है। फिर जब नील देखता है कि निया अपना पोषण बच्चों को दे रही है तो वो बिना बोले ही बाहर निकल जाता है। जिराफ अभी भी किनारे पर बैठा हुआ था। फिर जब वो नील को देखता है तो वो खड़ा हो जाता है। वो जल्दी से समुद्र की तरफ दौड़ता है। जिराफ पूछता है, निया कैसी है? वो सुनकर नील की आंखों में एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। क्या ये पशु मानव तभी से समुद्र की तरफ देखकर यहीं बैठा हुआ है? अगर ये बात सच है तो फिर जमीन पर रहने वाले पशु मानव बहुत ही डिवोटेड होते हैं। अगर उसकी जगह नील होता तो वो कभी भी इतनी देर तक यहाँ नहीं बैठता। अगर इसे यहाँ इंतजार ही करना था तो ये किसी पेड़ की छाया में क्यों नहीं बैठ सकता था? अब तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वो जमीन पर रहने वाले पशु मानव को इतना पसंद क्यों करती है। इस बात में तो उनकी तुलना मेफोल्क से हो ही नहीं सकती है। नील मछली लेकर आया था, लेकिन जिराफ वो नहीं लेता है। वो एक भारी डिब्बा बाहर निकालता है। नील वो लेने ही वाला था कि तभी जिराफ उसका हाथ पीछे खींच लेता है। वो बोलता है, मैं निया को देखना चाहता हूँ। नील जवाब देता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारी फीमेल रक्षकों के बीच में है। अब वो सिर्फ किंग के आदेश पर ही बाहर निकल सकती है। जिराफ नील को घूरते हुए बोलता है, तो फिर तुम अपने किंग को समझाओ। फिर उसकी आंखों में जो क्रूरता थी वो वापस से नर्म हो जाती है और वो बोलता है, वो मेरी साथी है। नील का दिल नर्म हो जाता है। वो बोलता है, मैं इस बारे में किंग को जरूर बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस बात को मानेंगे या नहीं। उसके बाद ही जिराफ उसे खाना देता है। गांव में वापस लौटने के बाद नील नर्सरी में जाकर किंग से मिलता है। किंग पानी के ऊपर थे और सीवीड को देखते हुए उसमें खोए थे। उनके गोल्डन बाल पानी में हिल रहे थे, लेकिन उनका ध्यान वहीं पर टिका हुआ था। वही एक आदमी था जिसे निया बहुत प्यार करती थी। वो इस गांव के सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी थे। उनके ही वहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे भी थे और वो अधिकतर नर्सरी में ही रहते थे। वहाँ से बच्चों की आखिरी बैच को निकले हुए 10 साल हो चुके थे और ये जगह बहुत लंबे समय से वीरान पड़ी थी।
जब भी किंग के पास समय होता था वो यहाँ आकर ख्यालों में खो जाते थे। अगर कोई भी उन्हें ढूंढता है तो वो सबसे पहले यहीं आकर देखता है। नील बोलता है, लीडर। वो तैरते हुए किंग के पीछे आ जाता है और जिराज की रिक्वेस्ट उन्हें बताता है। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि किंग उसकी बात मानेंगे, लेकिन क्योंकि उसने पहले ही जिराज को वादा कर दिया था तो अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उतना बोलने के बाद नील वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं उम्मीद थी कि किंग मान जाएगा। नील अपने कानों पर जोर देता है। क्या? किंग शांति से बोलता है, तुम कल दोपहर तक अरेंजमेंट कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि वो लड़की को छीन कर ना ले जाए। अब जाकर नील को समझ में आया कि उसने क्या सुना था। वो नील को जवाब देता है और वहां से निकल जाता है। ये सही नहीं था। किंग उस लड़की की तरफ ज्यादा ही गुस्सा करते हैं। वो सबको यही बोलते हैं कि उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन वो खुद ही दिल में उस पर दोष लगाते हैं। वो सच था, आखिरकार पहले उसे ही सबसे ज्यादा प्यार मिलता था। अगर किसी को भी अचानक ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब नील सांस छोड़ता है तो उसके मुंह से बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। फिर नील उस ग्रुप में जुड़ जाता है जो लोग नागाल को ढूंढ रहे थे। नागाल को ढूंढते हुए उन्हें आधा दिन हो चुका था। जब नील को कोई खबर मिलती है तो वो तुरंत ही उधर देखने पहुंच जाता है। एक घाटी थी जहां पर बीच में रसातल था। उस जगह की चौड़ाई 10 मीटर थी। वो छोटी वाली साइड तो सिर्फ एक हाथ जितनी मोटी ही थी। अगर कोई उसके अंदर गिर जाए तो वो रसातल इतना गहरा है कि वहां जाकर किसी भी पशु मानव को थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई नहीं देगी। वहां का तापमान भी बहुत कम था। वहां पर सिर्फ कुछ चमकीली लाइट ही घूमती हुई दिखाई देती है, जैसे कि रात में जुगनू उड़ते हैं। जब वो जिंदा प्राणी उनके पास जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे ही शिकारियों का बहुत अच्छा जाल था। यहाँ तो मेफोल्स भी आना पसंद नहीं करते थे। ये बहुत भयानक था। ऐसा लगता था कि ये मेफोल्स का कब्रिस्तान था। नील मुंह बनाते हुए पूछता है, तुम लोग इस तरफ क्यों आए? एक आदमी तैरता हुआ रसातल के पास आकर बोलता है, यहाँ पर एक चट्टान फंसी हुई थी और उसके अंदर एक पशु मानव था। वो उसको देखकर हमें लगा कि ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे हो। नील के मुंह से निकलता है, क्या? नील भी तैरकर उधर जाता है। उसके अंदर एकदम से ठंडक दौड़ जाती है। जिस चट्टान के बारे में वो आदमी बात कर रहा था वो अभी भी काफी अंदर थी। वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। नील उस तरफ बड़ी परेशानी से तैर कर जाता है। फिर जब वो किसी को वहां देखता है तो उसे झटका लगता है। वो बोलता है, ये आदमी इस चट्टान तक पहुंचा कैसे? नील उस चट्टान के आसपास घूमता है। वहां पर तापमान बहुत कम है, इसी वजह से उस चट्टान पर बर्फ भी जमी हुई थी। फिर नील निया के डिस्क्रिप्शन को चेक करने लगता है। लाल बाल। फिर जब वो उस पशु मानव के मुंह की तरफ देखता है तो उसके मुंह में बहुत सारे बबल्स निकलने लगते हैं। नील बोलता है, मैं किसी जिंदा 4 स्ट्राइप पशु मानव को ढूंढ रहा हूँ। ये आदमी तो पहले ही एम्बर में बदल चुका है और इस पर तो कोई स्ट्राइप भी नहीं है। इसके बावजूद भी तुमने मुझे इसे देखने के लिए यहाँ बुलाया। नील आगे बोलता है, ये वो नहीं है, तुम अपनी खोज जारी रखो। नील अपना हाथ हिलाता है और सभी मेफोल्स को वहां से भेज देता है। फिर वापस उस रॉक के आसपास घूमकर देखने लगता है। नील बोलता है, ये क्या है? मैं भी जब मर जाऊंगा तो अपनी बॉडी ढकने के लिए इसे इस्तेमाल करूंगा। फिर जब वो उस आदमी की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में जलन दिखाई देती है। इस पारदर्शी पत्थर में रहना अच्छा है, इससे तो शरीर सड़ता भी नहीं है। ये बहुत अच्छा है। उसके चमकीले लंबे बाल देखकर नील समझ जाता है कि ये कोई बदकिस्मत मेफोल की है जो यहाँ आकर फंस गया था। इसीलिए वो अच्छे से दिखाकर उसे दबाने लगता है।